नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में बीएसएससी कार्यालय के गेट पर छात्रों का आंदोलन, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सभी सीटों को भरने की मांग। बिहार में अब हाईटेक तरीके से होगी सड़कों की निगरानी, स्मार्टफोन की मदद से कमांड सेंटर रखेगा नजर। बिहार के 14 जिलों में हुई भारी बारिश, 3 जिलों में अभी भी सूखा, वज्रपात से 4 लोगों की हुई मौत। तेजस्वी ने महंगाई को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, कहा आजाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर लगा टैक्स। जीईसी समस्तीपुर के 600 विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा अपना कैंपस, जाने कब होगा नए भवन का उद्घाटन। बिहार में 2030 तक सरकारी स्कूलों में नहीं बचेगा कोई स्थायी शिक्षक, रोजाना 10 शिक्षक हो रहे हैं रिटायर। पटना में एक बार फिर काउंसलिंग करवा चुके बीएसएससी अभ्यर्थियों ने आयोग के गेट पर 4 घंटे तक 2014 में आई प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सभी सीटों को भरने की मांग को लेकर आंदोलन किया है। आंदोलन में प्रथम इंटर स्तरीय में काउंसलिंग करवा चुके 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने एवं फिजिकल में मौका देने, साथ ही सभी 13,120 सीटों को भरने, वेटिंग लिस्ट जारी करने तथा अगर जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए द्वितीय सूची जारी करने की मांगे प्रमुख थी। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि आंदोलन की एक प्रमुख मांग तृतीय स्नातक स्तरीय बहाली में भूल सुधार हेतु तो एडिट का ऑप्शन देने की मांग थी, जिसे आयोग ने आंदोलन से एक दिन पहले ही मान लिया। दिलीप कुमार ने बताया कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 13,120 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन 11,329 अभ्यर्थियों का ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया और लगभग 2,000 सीटें खाली है। बिहार में सड़कों का रखरखाव अब पहले से आसान हो गया है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों के रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए एक कमांड सेंटर बनाया है, जहां से बिहार की सभी सड़कों पर नजर रखी जाएगी। इस कमांड सेंटर के उद्घाटन के मौके पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अब राज्य के 13,000 किलोमीटर सड़कों की निगरानी तकनीकी माध्यम से की जाएगी। अब सड़क की स्थिति का ऑनलाइन जायजा लेकर उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने राज्य भर में सड़कों के रखरखाव की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा लेगी। इसके लिए अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐप के जरिए इंजीनियरों की निगरानी के साथ साथ सड़क पर पेड़ बने व्हाइट लाइन मिटने तक की स्थिति भी देखी जाएगी। इसके मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग कर सभी शिकायतों को दूर किया जाएगा। बिहार में 18 दिन बाद बारिश हुई है। सावन माह की हुई पहली बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से भीषण गर्मी से राहत मिली है। 24 घंटे के दौरान पटना समेत 14 जिलों में भारी बारिश हुई है, लेकिन राज्य के 3 जिलों में बारिश नहीं हुई है। सुपौल और पटना के साथ बक्सर में बारिश बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की बारिश में अभी भी 47% की कमी है। बुधवार दोपहर के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आया था। आसमान बादल से पूरी तरह ढक गया। बिजली चमकने के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग से जारी बुलेटिन के अनुसार 2 दिनों तक रुक रुक कर तेज व मध्यम बारिश होती रहेगी। इस दौरान तापमान भी 30 से 32 डिग्री के करीब रहेगा। इधर मोतिहारी में बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के कारण जल रहे बिचड़े व धान की फसल को काफी राहत मिली है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार विशेषकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देशवासी नोटबंदी के बाद से बदहाल अर्थव्यवस्था, बेतहाशा महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी एवं नौकरी के विकल्पों के अभाव से जूझ रहे लोगों की जरूरत की महत्वपूर्ण चीजों पर जीएसटी लगाकर इस सरकार ने असंवेदनशील रवैया अपनाया है। इसका खामियाजा निम्न और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि केंद्र सरकार में आम आदमी बिल्कुल विकल्पहीन है और आशा विहीन हो गया है। यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने लिखा है कि आजाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर टैक्स लगाया गया है, जिसका सबसे अधिक खामियाजा निम्न और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ेगा। इस टैक्स के कारण दूध, दही, घी, आटा, चावल, स्टेशनरी इत्यादि के भाव 10 से 15% बढ़ गए हैं। इससे लोगों की पढ़ाई लिखाई और खान पान व पोषण अर्थात लोगों के भविष्य और वर्तमान पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हर बीतते महीने के साथ देश में 1.5-2 करोड़ बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यानी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और बिना सोचे समझे अचानक लिए गए अतार्किक
फैसलों एवं गलत जनविरोधी नीतियों के कारण एक और आय के विकल्प लगातार खत्म हो रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई और नित नए थोपे जा रहे टैक्सों के कारण बचत और जीवन यापन करना असंभव सा हो गया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर के 3 ब्रांच के करीब 600 विद्यार्थियों को जल्द ही अपना कैंपस मिलेगा। समस्तीपुर में करीब 8 एकड़ जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो चुका है। हॉस्टल व क्लासरूम का काम भी पूरा हो चुका है। लैब व लाइब्रेरी सहित फिनिशिंग का काम कुछ बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि नए सत्र से नए भवन में ही पढ़ाई होगी। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के बाद से MIT में ही क्लास चल रही है। यही हॉस्टल में विद्यार्थी रहते भी हैं। पहले जून के आखिरी हफ्ते में भवन का उद्घाटन होना था, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए। अब जुलाई में ही भवन के उद्घाटन की संभावना है। अगले 2-3 महीने में लैब के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की भी व्यवस्था कर ली जाएगी। MIT के प्राचार्य सह समस्तीपुर के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर CB महतो ने बताया कि अभी उद्घाटन की तिथि तय नहीं हुई है। तिथि घोषित करने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में जिला संवर्ग के औसतन 10 शिक्षक रोजाना रिटायर हो रहे हैं। पिछले 2 सालों 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक में 7000 से अधिक शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। अगर शिक्षकों की रिटायर करने की दर ऐसे ही रही तो वर्ष 2030 तक के पहले सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो जिला संवर्ग के शिक्षक अगले 4-5 साल में ही सेवा मुक्त हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में मात्र 89,000 स्थायी शिक्षक ही रह गए हैं। यह अभी अगले 10 साल के पहले रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी नियोजित शिक्षकों के कंधे पर आ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जिला संवर्ग के सभी पद मरणशील घोषित किए जा चुके हैं। इन पदों पर इस संवर्ग के सभी पदों पर दोबारा नियुक्तियां नहीं होंगी। NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार की शाम खूब जश्न मना। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और खूब गुलाल उड़ाए। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आकर गोलंबर तक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा के नेतृत्व में जुलूस खासकर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज की महिला एवं पुरुषों ने अपनी पारंपरिक नृत्य के माध्यम से खुशी का इजहार किया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि श्रीमती मुर्मू की जीत महिलाओं एवं खासकर आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। देश के इतिहास में पहली बार समाज के सबसे निचले पायदान आदिवासी समाज से आने वाली महिला महामहिम की कुर्सी पर विराजमान होने जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। बिहार में DLED के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कराई जाने वाली इस परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अब 22 जुलाई 2022 तक secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 24 जुलाई होगी। बिहार DLED में नामांकन के लिए 27 जून को फॉर्म आया था, जिसे भरने की आखिरी तारीख 17 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड 25 जुलाई को जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड में संशोधन के लिए 28 जुलाई तक का वक्त होगा। वहीं इसकी परीक्षा अगस्त महीने में प्रस्तावित है, परंतु अभी तक परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने 8 से 15 अगस्त तक सुबह में हर घर झंडा का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान न सिर्फ सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहरेगा, बल्कि गांव-गांव में हर घर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसको लेकर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को नोडल बनाते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी सरकारी विभागों में वितरण के लिए सहकारिता विभाग के बुनकर और जीविका दीदियां झंडा तैयार करेंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग के बुनकरों को 8,000 और जीविका दीदियों को 12,000 झंडों के निर्माण का टास्क मिला है।
अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्तरां का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गांधी घाट पटना में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्तरां शुरू किया गया था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आने से सुरक्षा दृष्टिकोण से 2017 से यह बंद है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक कंबल तनुज ने कहा कि इसके मरम्मत का काम दोबारा से शुरू किया गया है और अक्टूबर से इसे दोबारा लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निविदा को सफल बनाने में देश के सभी तटीय शहरों और तटीय राज्यों के सभी प्रमुख शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था, जिसमें संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना का चयन किया गया है। चयनित एजेंसी को पीपीपी मोड के तहत 15 वर्षों के लिए लीज पर संचालन के लिए दिया गया है। पटना जू में आने वाले विजिटर्स को यहाँ के वन्य प्राणियों और पेड़ों की जानकारी अब स्मार्टफोन से भी मिल सकेगी। जू प्रशासन की ओर से वन्य प्राणियों को बाड़ी और महत्वपूर्ण पेड़ों पर बार कोड लगाए जाएंगे। यहाँ आने वाले दर्शक उस कोड को अपने मोबाइल में स्कैन कर वन्य प्राणी और पेड़ों की पूरी जानकारी ले सकेंगे। पटना जू में पहली बार यह सुविधा विजिटर्स के लिए बहाल की जा रही है।